गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 2 के सी को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हमें नीतियों और शिक्षा के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से समझना है कि नीतियाँ क्या होती है और शिक्षा क्या होती है, एवं राष्ट्र के विकास में शिक्षा का क्या योगदान होता है और वर्तमान स्थिति में इसकी विश्लेषण क्या है और नीति विकल्पों के सृजन, नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीति का निर्णय और नीति का कार्यान्वयन योजना इत्यादि के बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। यह यूनिट 2 के बी का, सी का नहीं है, यह यूनिट 2 के एजुकेशन पेपर के यूनिट 2 के बी का पॉइंट है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दें, बी को। इसके लिए एक पॉलिसी है। सबसे पहले हमको पॉलिसी के बारे में समझना है कि पॉलिसी क्या है, नीतियां क्या होती है। तो आप सभी इस बात से तो अवगत होंगे कि शिक्षा क्या होती है, क्योंकि शिक्षा के बारे में तो बहुत बार चर्चा हो चुका है और हम लोग का सब्जेक्ट भी है, हम लोग निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को जान रहे हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है, यह हमारे जीवन को हमेशा एक अच्छा और नया रूप देता है। जिम्मेदारियां, समाज की रूढ़िवादिता को समझकर हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हमें इन अवधारणाओं से ऊपर उठकर सोचने के लिए यह एक प्लेटफॉर्म देता है। तो शिक्षा के बारे में तो हम विशेष रूप से आप सभी जानते ही हैं। अतः अब हम नीति के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि नीति क्या है। तो नीति एक प्रकार का हमारे जीवन में वह स्रोत होता है, वह व्यवस्था होता है, वह योग्यता होता है जिसके आधार पर हम किसी भी प्रक्रिया को सही रूप से अंजाम देते हैं। उदाहरण के लिए आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने पहले किसी न किसी रूप से यह देखा होगा कि हमारा पेपर 1 वीक है या पेपर 2 वीक है, क्या वीक है। आपने सबसे पहले एक समस्या खोजा होगा कि हमारे यूजीसी नेट में जो हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जेआरएफ में हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले समस्या क्या है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यह सोचा होगा कि इस समस्या को दूर करने के लिए हम कौन से बुक पढ़ रहे हैं, कौन से सोर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो यह जो बुक है या गाइड है या कोई क्या भी है, यह वैल्यूएबल है या नहीं, इसकी उपयोगिता है या नहीं। और उसके बाद आपने एक नीति बनाई होगी, एक पॉलिसी बनाई होगी, एक यह नीति कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना समय दूंगा, दूसरे सब्जेक्ट को इतना समय दूंगा, इसके बीच में एक पेपर सॉल्व करूंगा और इससे रिजल्ट जो होगा उसको फिर देखूंगा। और इस तरह से एक पॉलिसी, एक नीति, एक कार्यान्वयन, एक प्रक्रिया तैयार किया है, एक योजना तैयार किया है आपने। तो जो आपने योजना तैयार की है, जो आपने संगठन बनाया है, जो आपने कार्यान्वित करने के लिए, उस कार्य को संपादित करने के लिए जो प्रक्रियाएं यूज की है, ये सारी चीजें नीति ही कहलाती है। और जब आपने यह नीति लगाई होगी तो आपने सोचा होगा कि क्या इसका कोई प्रभाव हो भी रहा है या नहीं। तो प्रभाव आपको जब सेट बना कर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अब तो हमने जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमको पहले से ज्यादा मार्क्स अब सेट में आ रहा है। तो आपको तुरंत उसका इफेक्ट भी दिख जाएगा कि हमने जो पॉलिसी बनाई वह पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, और क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इस पॉलिसी में, इस नीति में, इस योजना में क्या जोड़ना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, ताकि यह पॉलिसी या यह नीति हमें इस यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल हो जाए और हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए। तो कहीं ना कहीं और बाहरी परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है जो आपको इस प्रिपरेशन में कमजोर करती है या मजबूत करती है। तो वो बाहरी परिस्थिति कैसी है इत्यादि, इन सभी चीजों का जो आकलन आपने किया कि मेरा सोर्स कैसा है, हम कैसे पढ़ें, हमारा मूल्य कैसा है, हम वैल्यूएबल पुस्तक पढ़ रहे हैं या नहीं, वैल्यूएबल गाइड पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपने टाइमिंग अरेंजमेंट किया और उसका फिर इफेक्ट भी देखा और फिर उसको आप उपयोग में ला रहे हैं, तो वह किस तरह से आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आपको तैयार कर रहा है या इत्यादि। तो ये जो आपने एक प्रक्रियाएं देखी, एक चैनल देखा प्रिपरेशन का,
यह भी तो एक पॉलिसी ही है। तो पॉलिसी को समझने, परिभाषा के रूप में समझने से पूर्व हमें यही चीज समझना होगा कि पॉलिसी जो है वो एक प्रकार की पद्धति होती है, एक प्रकार की योजना होती है और एक प्रकार का यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन होता है, और शिक्षा भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन होता है। तो इस तरह से अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी एक प्रकार की ऐसी योजना होती है, एक ऐसा स्वरूप होता है, एक ऐसा कार्यक्रम होता है। जैसे शिक्षा की पॉलिसी की आप बात करते हैं कि शिक्षा की पॉलिसी क्या है, तो अगर शिक्षा से संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा से जुड़ी कोई योजना होगी, जैसे आपने अभी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किया है तो शिक्षा से जुड़ी योजना है, इसकी एक सिद्धांत है, इसका एक स्वरूप है, इसकी एक विधि है, इसकी एक योजना है। तो इन योजनाओं को अगर हम उपयोग में लाएं और हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर गए तो हमने कहा हम क्या कहेंगे कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी अच्छी थी, जो भी हमारे पास रिसोर्स था, जो भी हमारे पास बुक्स, गाइड इत्यादि या जो भी माध्यम था हमें स्टडी का, वो सारे हमने उसका बखूबी उपयोग किया और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आज हम यूजीसी नेट क्वालिफाई किए। जब आप क्वालिफाई करिएगा तो क्या कहिएगा, यही कहिएगा। तो आपके पास जो एक योजना है, नीति है, वही पॉलिसी है, और यह व्यक्तिगत भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है और यह गवर्नमेंटल भी होता है। आप जब किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की जितनी भी समस्याएं होती है उसको सिर्फ आप ही सॉल्व नहीं करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टाइप का पॉलिसी होता है। एक होता है इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत रूप से आपने लागू किया अपने प्रिपरेशन में और यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया, और दूसरी पॉलिसी है कि हमारे देश में अगर एनटीए एग्जाम ले रही है, अगर एनटीए बहुत सारी इस तरह के हायर एजुकेशन का एग्जाम ले रही है, उसका रिजल्ट दे रही है, उससे संबंधित जॉब को दे रही है, सपोज दैट इस टाइप का कोई काम कर रही है, तो एनटीए की भी एक पॉलिसी होगी। अगर शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनसीटी का गठन किया गया है 1973 में, आपने इसे पहले पढ़ भी चुका है। तो यह जो एनसीटी है, यह एक क्या है, एनसीटी का जो निर्माण हुआ है एक पॉलिसी के अंतर्गत, तो एक ऐसी नीति है, यह एक ऐसी नीति है जो शैक्षणिक व्यवस्था को, शिक्षक के शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम करती है। तो ये जो गवर्नमेंटल बॉडीज द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है वह आपको योजना, कार्यक्रम, नीति इत्यादि के नाम से आप जानते हैं इसको। और अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो यह एक सिंपल सा एक इंडिविजुअल एक वर्क प्लान होता है। तो आपने समझ गया कि वर्क प्लान भी एक प्रकार की नीति है और गवर्नमेंटल बॉडी का कोई किया गया कोई पॉलिसी, योजना, प्रोग्राम, कार्यक्रम, आयोग भी एक प्रकार की नीति है। तो नीति और शिक्षा के बीच के अब संबंध को समझना है कि नीति और शिक्षा में क्या संबंध है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देखना होगा कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाह रहे हैं और गवर्नमेंट के पास एक योजना है, एक शिक्षक होकर, अगर सपोज दैट आप लोग में से बहुत सारे शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक हैं और आप पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में, और आपको भी एजुकेशन लेना है। तो यह एक समस्या हुई कि शिक्षारत में, मतलब सेवारत होते हुए भी आपको शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षारत नहीं, सेवारत होते हुए भी आपको शिक्षा ग्रहण करना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना जो चलाई, एनसीटी का गठन किया, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यह सेवारत शिक्षकों को शिक्षा प्रोवाइड करेगी। क्लियर? तो हमारे पास एक समस्या थी, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या की, इस समस्या की पहचान की और उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी व एनसीटी का एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जो वह कोई काम करने के लिए वह हमारे शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए तैयार हुआ। तो इसी संदर्भ में एक संपूर्ण रूप से नीति और शिक्षा के बीच किस तरह से नीतियां बनती है, किस तरह से शैक्षिक नीति होती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ के द्वारा। अब इसे समझिए, फिर और आगे की बिंदुओं को समझाया जाएगा।
अब सबसे पहले हम अभी बात किए कि किसी भी नीति के निर्माण के पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है और उसके निर्माण के क्रम में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, उसके हिसाब से ही हम नीतियां बना पाते हैं और कोई भी काम कर पाते हैं। नीतियों का कार्यान्वयन भी इसी तरह से होता है, तो उसे हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब एनसीटी को ही ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट कि एनसीटी एक बॉडीज है जो एक पॉलिसी बनाई है टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन के लिए ये पॉलिसी बनी है, तो अभी आप एनसीटी को देखिएगा और जिस बिंदु को हम दिखा रहे हैं उस बिंदु को देखें, सिर्फ इसे और इसे भी देखना है, परंतु हमारी तरफ से। तो समस्या की पहचान, सबसे पहले समस्या की पहचान करना एक मुख्य बिंदु है पॉलिसी के अंतर्गत कि हमारे पास समस्या क्या है। तो हमारे पास समस्या था कि शिक्षक शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे और वह सेवारत होकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। तो उसके लिए कोई एक ऐसा संस्थान, ऐसा संगठन, ऐसी नीति लगाना था जो उसे सेवारत में भी शिक्षा प्रोवाइड कर सके। इसके लिए एनसीटी का गठन किया गया। तो समस्या की सबसे पहले पहचान की गई कि समस्या क्या हुआ कि शिक्षा लेना है सेवारत होते हुए। तो टच टू प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान की गई, या आइडेंटिफाई टू प्रॉब्लम या नॉट टू प्रॉब्लम्स, हमें समस्या की पहचान करना है। दूसरा बिंदु है कि हमें क्षेत्र चुनना है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र जो है वो हमारा कैसा है। तो हमारे समाज, अब हम एक तरफ से सबसे पहले समाज में आते हैं, या व्यक्ति के पास या राष्ट्र के पास, इसके पास क्या सब क्षेत्र हो सकता है। एक तो सामाजिक मुद्दा हो सकता है कोई, फिर कोई आर्थिक मुद्दा हो सकता है, फिर कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, फिर कोई शैक्षिक मुद्दा हो सकता है। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो भी समस्याएं हैं, या कहीं न कहीं किसी न किसी विशेष क्षेत्र को निर्देशित करती है। चाहे वो अब एनसीटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीटी हमारे शैक्षणिक क्षेत्र को बतलाती है। तो यह जो प्रॉब्लम है, हमारे पास जो समस्या प्रारंभ हुई है, यह समस्या किस फील्ड से, किस क्षेत्र से, वही हमारा एजेंडा हो जाएगा, वही हमारा एरिया हो जाएगा। तो हमने अगर किसी समाज या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र के बेहतर कल के लिए एक पॉलिसी बनाने का काम किया है, तो उस पॉलिसी को सबसे पहले हमको यह इंडिकेशन देना है कि वह पॉलिसी सोशल है या इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल है या एजुकेशनल है, या इस तरह के और भी कोई क्षेत्र जो होते हैं उनमें से क्या है। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया गया शैक्षणिक एक एरिया। तो हमारा क्षेत्र जो हुआ, हमारा एजेंडा जो हुआ, वो एक प्रकार का एजुकेशनल एजेंडा हुआ, एजुकेशनल एरिया हुआ। तो सबसे पहले समस्या की पहचान की कि हमारी समस्या है कि सेवारत रहते हुए शिक्षा ग्रहण करना, तो ये कैसे किया जाए, यह हमारा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद उसका हमने फील्ड देखा कि यह फील्ड क्या है इसका, तो यह एक एजुकेशनल फील्ड है। इसको हमने एजुकेशनल फील्ड के व्यू से सबसे पहले देखा कि इसका क्षेत्र जो है वो एजुकेशनल। अब आप इसको क्षेत्र के बाद अब हम लोग आते हैं नीति का कार्यान्वयन। हमने जो पॉलिसी बनाई है उसका हमको क्या कहते हैं, कार्यान्वयन क्या करना है, अर्थात फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। मतलब हमने जो नीति बनाई है उसको कैसे काम में लाना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझ गए, क्षेत्र समझ गए। अब हम आ जाइए कि फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, अर्थात नीति का कार्यान्वयन कैसे करना है। तो किसी भी नीति को कार्यान्वित करने के लिए हमको दो तरह के बिंदु के बारे में सोचना होगा। एक बिंदु हमको सोचना होगा कि इसका निर्माण क्या है। देखिए यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में लेके चलते हैं। सिर्फ इस बिंदु को हम दो पार्ट में लेके चलते हैं। नीति का कार्यान्वयन दो बिंदु से हो सकता है। एक है निर्माण, कि हमको निर्माण करके, और दूसरा है कि हमने जो नीति लागू किया है उसको, नीति बनाया है उसको लागू करके। तो निर्माण जब हम इसको क्रिएशन करेंगे, मतलब तैयार करेंगे, और इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट और तैयार करने के बीच में क्या क्या गतिविधियां अपनाई जा सकती है नीति के कार्यान्वयन में, वो देखिए। इसका सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, नीति के निर्माण में हम लोग क्या किए हैं कि क्षेत्र देखें
यह सोशल है या इकोनॉमिकल है या एजुकेशनल है। और दूसरा बिंदु हमने देखा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है, इसका वे जो है वो कैसा है, राइट है या रॉन्ग है। तो नीति का कार्यान्वयन जो हुआ, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, उसके दो टर्म हो गए। निर्माण में हमने देखा कि क्षेत्र क्या है और इसकी दिशा जो है, किस दिशा में यह गतिशील है, गलत है या सही है। और लागू होने के लिए कार्यान्वयन, नीति फॉर्मुलेशन को लागू करने के लिए हमारे पास दो चीज देखना था। एक था कि इसको लागू करने के लिए हमने उद्देश्य को देखा कि किस उद्देश्य से इसे लागू किया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि सेवारत शिक्षकों का शिक्षा ग्रहण करना, तो ये हमारा उद्देश्य हुआ। और इसकी प्रक्रिया, लागू करने का जो प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मुलेशन पॉलिसी, मतलब नीति को कार्यान्वित करने की नीतियां देखी, हमने उद्देश्य देखा और फिर उसके बाद प्रोसेस देखा, प्रक्रिया देखा। तो ये अगर यही बात को हम देखें तो सिर्फ कार्यान्वयन करने का, अर्थात नीति को कार्यान्वित करने का यही हमारे पास ऑप्शन है। इसी वे पे, इसी डायरेक्शन में हम जाकर किसी भी नीति को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो सब प्रथम हमने समस्या का पहचान किया, दूसरा हमने क्षेत्र चुना और तीसरा हमने कार्यान्वयन किया। और कार्यान्वयन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के टर्म देखने को मिला। एक है हमारा निर्माण पॉलिसी, मतलब क्रिएशन पॉलिसी, और एक है हमारा इम्प्लीमेंट पॉलिसी। तो क्रिएशन में हमने सबसे पहले क्षेत्र को सिलेक्ट किया, ये एजुकेशनल है या सोशल है या इकोनॉमिकल है, और डायरेक्शन को सिलेक्ट किया कि इसका वे जो है वो राइट जा रही है या रॉन्ग जा रही है। अब रहा सवाल किसका, इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें इसका ऑब्जेक्टिव्स देखना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी एंड द प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी, और इसकी प्रक्रिया क्या है, इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया सही है या गलत है, प्रोसेस सही है या गलत है। तो इस तरह से हमने इस बिंदु को भी देखा और इसे ही बड़ा कर किया गया है यहाँ पर। ये जो है हमारा नीति की वैधता। अब हम किसी नीति को लेजिग्नेशन के बारे में समझते हैं कि नीति की वैधता कैसे होती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप एक अगर बीएड कॉलेज खोलने की बात करते हैं, चलिए हम लोग एक बीएड कॉलेज खोलने की बात करते हैं, तो बीएड कॉलेज खोलने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, एनसीटीई से अप्रूवल लेना होगा। तो ये सब जो बॉडीज हैं, जो एक प्रकार की सोसाइटी हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं और गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तो इनसे जो हम एफिलिएशन लेते हैं, इनसे जो हम एक सर्टिफिकेशन लेटर लेते हैं, तो उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं कि हम एक कॉलेज खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। अगर इन लोगों के द्वारा हमारे प्रक्रिया में, हमारी पॉलिसी में, हमारी नीति में, हमारे विचार में, हमारे वर्क प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह की त्रुटि आती है, तो ये लोग क्या डिसीजन देते हैं कि नहीं, ये कॉलेज अभी नहीं खुलेगा क्योंकि इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसका प्रोग्राम अच्छा नहीं है और इसका वर्क आउट सही नहीं है या इसका वर्क प्रोसेस सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग नीति की वैधता लेते हैं। जब हम लोग लेजिग्नेशन ऑफ द पॉलिसी, जब हम इसको वैलिडिटी, एक अच्छा वैधता प्राप्त हो जाता है, इसे हमें एनसीटी से लेटर मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से लेटर मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि हाँ हमारी पॉलिसी सही है, इसे लागू किया जाए, कॉलेज खोला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये जो वैधता है, अगर वैधता मिली तो खुलेगी, अन्यथा नहीं मिली तो यह जो है हमारी पॉलिसी या यहाँ आके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यह पॉलिसी या तो समाप्त हो जाएगी, यह पॉलिसी या तो समाप्त हो जाएगी या सुधार के लिए यहाँ से जा सकती है कि फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, फिर से तैयार किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नीति की, उसके बाद वैधता देखते हैं। तो आइए फिर से एक बार सोचते हैं कि समस्या की पहचान किए, फिर हम एक क्षेत्र का चुनाव किए, फिर नीति का कार्यान्वयन किए और फिर नीति की वैधता को देखें। अगर वैधता मिली तो नीति आगे चलेगी, अन्यथा वो स्टॉप हो जाएगा, या तो वो समाप्त हो जाएगा या सुधार के लिए यहाँ से टर्न ओवर हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा।
उसके बाद अगर यह वैधता मिल गया है, इसे नीति की वैधता मिल गया है, तब नीति को लागू करने की बात आती है। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको हम लागू कैसे करें। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में हम लोग आके देखते हैं। तो लागू करने की जहां तक बात होती है, तो इसके लिए जितने भी तरह के सिद्धांत हमने यूज किया है, वह सिद्धांत के बेस पे हम इसे फिर लागू करते हैं। और लागू करने के बाद देखते हैं कि हमने जिस वर्क के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इसे लागू किया है, क्या यह सही रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, सही रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। और अगर कर रहा है तो यह चलती रहेगी तब तक जब तक हमारा यह उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इवोल्यूशन के बाद हम फिर एजेंडा के पास आ जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे इवोल्यूशन करते हैं कि हमारा नीति अगर अच्छी है तो फिर समस्या की जब तक समाप्ति नहीं हो जाएगी तब तक ये नीति चलेगी, और समस्या के समाप्ति के बाद यह नीति समाप्त होगी। परंतु अगर यह समस्या को समाधान नहीं कर रहा है तो नीति का मूल्यांकन करने के बाद फिर हम इसे एजेंडा, एरिया या एजेंसी या क्षेत्र के पास लेके आ जाते हैं कि नहीं, यह नहीं कर रहा है, इसको आप फिर से तैयार कीजिए, फिर से सफल बनाने की कोशिश कीजिए, तब फिर यह पॉलिसी लगेगी। तो ठीक इसी तरह से अगर एनसीटी एक बॉडी है जो हमारे शिक्षा की कार्यक्रम को बेहतर बनाने का काम कर रहा है, तो वो सबसे पहले हमारी समस्या देखा कि सेवारत शिक्षकों को अध्ययन का काम कैसे किया जाए। फिर उसके लिए एजेंडा चुना जो एजुकेशनल एजेंडा, एजुकेशनल फील्ड था, और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, इसका क्षेत्र तैयार किया, इसका दिशा वेग तैयार किया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके और उसके प्रोसेस को लेके इसे लागू किया। फिर उसके बाद उसकी वैधता तैयार की कि यह सही रूप है या गलत है। इसकी वैधता जब उसे मिल गई तो फिर उसे लागू किया, लागू करने के बाद उसका इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन के बाद समस्या की आज हमारी समाधान हो रही है, आज हम सेवारत होते हुए भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो किसी भी पॉलिसी के निर्माण, क्रियान्वयन और उसकी समाप्ति इन्हीं संदर्भों में होती है, जो हमारा पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। इस 6 फेज में ही हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो लागू होती है और समाप्त होती है। इसको जैसे भी समझिए, इसको हमको याद रखना होगा। आप इसको जैसे भी याद रखने की कोशिश करिए, याद रख सकते हैं, या आपकी समस्या है। फिलहाल इसे एक वर्ड से ही याद कर सकते हैं, जैसे कि TAFLIE, TAFLIE, जैसे टफली के हिसाब के वर्ड से भी इसे याद रख सकते हैं। टच ऑफ द प्रॉब्लम्स, एरियाज, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी और लेजिस्लेशन ऑफ द पॉलिसी और इम्प्लीमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे वैधता के बाद जो है यह टर्मिनेट भी हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो यह लागू होगा, लागू होने के बाद इसका फिर समाप्ति होगा, क्योंकि लागू होगा तो समस्या समाधान हो जाएगा और फिर इसकी समाप्ति होगी। तो इस तरह से कोई भी पॉलिसी बनती है और तैयार होती है, क्रियान्वित होती है और समाप्त होती है। यही था हमारा पॉलिसी का निर्माण करने की पद्धति और निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि। अब हम शिक्षा के संबंधित नीतियों को समझने की बात करते हैं। तो एक तरफ अब हम इसको अब हम हटाते हैं, और ये सारे बिंदु को तो आप लोग समझ ही गए। अब एक राष्ट्र, व्यक्ति या देश के समस्या की बात करते हैं। तो किसी भी समाज की, व्यक्ति की या राष्ट्र की जो समस्या होती है वह किस क्षेत्र में होती है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल या कल्चरल, इस तरह की उसकी समस्याएं होती है। तो किसी भी व्यक्ति का या राष्ट्र का हमको समस्या देखना है सबसे पहले, तो इस समस्या को हम इस रूप में देख सकते हैं। और इन समस्याओं को समाधान करने के लिए
अब जो अगर एजुकेशनल पॉलिसी लगाई जाएगी, तो सबसे पहले हम पॉलिसी समझ गए कि पॉलिसी एक प्रकार की योजना है, प्रक्रिया है, काम करने की पद्धति है। तो पॉलिसी को क्या करेंगे, शिक्षा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमको अब शिक्षा नीति तैयार करनी है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा किसी के भी जीवन को, समाज के या हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करता है। तो इस शिक्षा रूपी मोती को अगर हम पॉलिसी के धागे में डाल दें तो यह शैक्षणिक पॉलिसी बन जाएगी हमारी। एक क्या बन जाएगी, एजुकेशनल पॉलिसी। इसको हम लोग बोलेंगे शैक्षणिक नीतियां, अर्थात एजुकेशनल पॉलिसी। तो यह शैक्षणिक नीति बन गई। सपोज दैट कि यह शिक्षा एक मोती है और पॉलिसी एक धागा है, और इस पॉलिसी में शिक्षा को डाल दिया गया, तो एक हमारे पास जो एक शैक्षणिक पद्धति, शैक्षणिक नीति का एक राउंडेड फिगर तैयार हो गया। इस राउंडेड फिगर को अब हम किसी समाज या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र को अगर पहनाते हैं, आई मीन इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे लागू करते हैं, तो उसका क्या होगा, उस समाज का विकास होगा, उस व्यक्ति का विकास होगा, या यूं कहिए कि उस राष्ट्र का विकास होगा। तो अर्थात शिक्षा जो है यह एक प्रकार हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है। नीति जो है उसे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में स्टेप बाय स्टेप क्रियान्वित करने का, फॉर्मुलेशन करने की एक पॉलिसी है। और इस तरह से एजुकेशन को अगर इस फॉर्मुलेशन से कनेक्ट कर दिया जाए तो एजुकेशनल फॉर्मुलेशन जो है वही किसी सोसाइटी, किसी पर्सन या किसी कंट्री या किसी नेशन के निर्माण में के बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। अर्थात अब देखिए, तो नीति और शिक्षा के बीच कैसा संबंध है, एक अच्छा संबंध है, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है, नीति उसे क्रियान्वित करने का काम करती है। और जब जिस मंजिल या मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक शिक्षा और नीति मिलकर अगर हमें पहुंचाए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए या हमारे विकास के लिए, इस कार्यक्रम को एक शैक्षणिक रूप देकर अगर हम उसका उपयोग करते हैं, तो इससे हमारे देश का, राष्ट्र का, व्यक्ति का विकास होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए, मनुष्य के अपनी योग्यता के अंतिम शिखर पर ले जाने के लिए शिक्षा की नीति पर विशेष बल दिया जाए, शिक्षा पर भी बल दिया जाए, और दोनों एक रूप होकर, एक संगठित रूप होकर हमारे जीवन को सुशोभित कर सकता है और हमें पूर्ण रूप से एक अच्छा व्यवहार बना सकता है। क्योंकि जब हम एजुकेटेड होंगे तो अच्छे व्यवहार को भी सीखेंगे, हम नैतिक से होंगे, हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, हम एक कुशल व्यवसायी भी हो सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अतः नीति और शिक्षा के बीच एक गहरा संबंध है। इस संबंध को समझा सकता है यह स्ट्रक्चर। इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच भी अच्छा संपर्क का एक कड़ी, शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय विकास के लिए एक संपर्क की कड़ी, नीति के विकास के लिए। तो आप इसे भी समझ गए कि एजुकेशन इज द चेन ऑफ द पॉलिसी एंड नेशन डेवलपमेंट। क्लियर? तो बी पॉइंट में हम लोग नीति को समझे कि नीति क्या है, उसके बाद हम लोग शिक्षा को समझे कि शिक्षा क्या है, उसके बाद नीति और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको भी हम लोग समझे। फिर नीति और शिक्षा राष्ट्र या व्यक्ति के विकास की एक संपर्क की कड़ी है कैसे, यह भी हम समझे। अब शिक्षा नीति क्या है, तो शिक्षा नीति जैसे कि एजुकेशनल पॉलिसी, जिस एजुकेशनल पॉलिसी का आपने उपयोग किया है तो उसी को बोलेंगे शिक्षा नीति। अगर यह पॉलिटिकल पॉलिसी होगा तो इसे राजनीतिक नीति बोलेंगे, राजनीतिक नीति बोलेंगे। अगर यह इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा, जो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए बनाई जा रही है, तो यह इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा। तो शिक्षा नीति का निरूपण का हम बात करते हैं, इसको भी हम लोग स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षा नीति के निरूपण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की समस्या क्या थी, शैक्षिक थी। अगर इससे एनसीटी के एग्जाम्पल में यहाँ की समस्या क्या थी, शैक्षिक थी। तो शैक्षिक संदर्भ में जिस क्षेत्र को हम चुने हैं वही तो निरूपण यहाँ जो दिया हुआ है हमारे सिलेबस में कि शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के तत्वों को बताएं। तो ये तत्व क्या हो सकते हैं, आप सोचिए। अगर हमारे समाज में एक एजुकेशनल समस्या है, कोई इकोनॉमिकल समस्या है, कोई सोशल समस्या है, कोई कल्चरल समस्या है, तो हमारे समाज में जो ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक हैं,
जो समस्या के रूप में आते हैं वही तो तत्व हैं, वही शिक्षा निरूपण के तत्व हैं। इसके वही हमारी नीति के निरूपण, नीति को निर्देशित कौन करती है, उसका क्षेत्र निर्देशित करती है। वही किस क्षेत्र का ये पॉलिसी है, इसका निरूपण कौन करता है, ये आइडेंटिफाई कौन करता है, किसी भी पॉलिसी का आइडेंटिफाई उसका क्षेत्र करता है, उसका एरिया करता है, उसका एजेंडा करता है। तो शिक्षा नीति का निरूपण करने का जो निर्धारक तत्व है वो हमारा क्षेत्र है, एरिया है। उपरोक्त ये सारे वर्ड को अगर एक रूप से देखिए तो जिसका क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसका उद्देश्य उतना बड़ा होगा। अब किसी दूसरे संदर्भ में आके इसको हम दिखाते हैं, चलिए इसको किसी दूसरे संदर्भ में आके दिखाते हैं हम कि अब क्या होगा और कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक स्कूल खोलते हैं, सपोज दैट, तो इस स्कूल के निर्माण में क्या सभी चीजें आती हैं, इसका संरचना कैसा है, इसका संरचना कैसा है, इसकी शैक्षिक पद्धति कैसी है, इसके शिक्षण सामग्री कैसा है, यहाँ पे खेल कूद या संस्कृति के विकास के लिए क्या प्रोग्राम है या किस तरह से होता है, इसमें शिक्षकों का पेमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं जो आप देखते हैं कि किस तरह से होता है, तो ये संपूर्ण रूप से देखें तो आप एक शैक्षणिक पॉलिसी के अंतर्गत आके देखते हैं तो जिस क्षेत्र को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अगर एक एजुकेशनल क्षेत्र को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या, आप कहीं ना कहीं स्कूल की कोई समस्या को लीजिएगा। तो कौन सी समस्या है कि संरचना में प्रॉब्लम है, उसका घर नहीं है, रूम नहीं है, क्लास नहीं है, जितनी दूरी होनी चाहिए, जितना फील्ड होना चाहिए या जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। अगर आप संरचना के दृष्टिकोण से लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने पॉलिसी बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग एजेंडा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्रियान्वयन होगा। अगर शिक्षण सामग्री को लेकर बनाएगा कि हाँ शिक्षण सामग्री सब उपलब्ध नहीं होती है, ये समस्या है, तो इसको लेके होगा। अगर खेल कूद या संस्कृति या कला विकास इत्यादि के क्षेत्र में अगर वो कोई योगदान नहीं दे रहा है, कर पा रहा है स्कूल, तो इसके संदर्भ में होगा। या पेमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है टीचर्स का, तो उसके संदर्भ में होगा। या अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है स्कूल, तो इसके संदर्भ। तो आप जिस किसी व्यू को चुनिएगा, या एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो एक उद्देश्य को लेकर भी पॉलिसी बनती है और कई उद्देश्यों को लेकर भी पॉलिसी बनती है। अगर एक